नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या नीतीश कुमार अपनी विरासत को अपने बेटे निशांत कुमार को सौंप कर जा पाएंगे? क्या वाकई निशांत कुमार नीतीश की तरह जनता दल यूनाइटेड को चला पाएंगे, संभाल पाएंगे? और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को ये कहा है कि बेटा, बीजेपी को कभी अपने ऊपर चढ़ने मत देना, बीजेपी को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनकर जाने को, दिल्ली आने को तैयार हो गए। नीतीश कुमार जैसे कद्दावर, ताकतवर नेता जो गुजराती लॉबी को अपनी धुन पर नचाते रहे हैं, उन्हें गुजराती लॉबी ने आखिर इतना मजबूर, इतना विवश कैसे कर दिया? ये सवाल हमारे और आपके, हम सबके जेहन में है। और इन सवालों के जवाब को तलाशने के लिए आज हमने चुना है सीधे बिहार की धरती से वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी को। शशि भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच में। थैंक यू भाई साहब। शशि भाई, ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ पहले तय था। जिस दिन बिहार का विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, उसी दिन नीतीश कुमार की विदाई की गाथा तय कर दी गई थी। बल्कि चुनाव के समय ही नीतीश कुमार को ऐसा हिंट दे दिया गया था। लेकिन अगर वाकई नीतीश कुमार को ये पता होता चुनाव के समय कि उनको विदा कर देंगे, तो फिर वो नारा आता क्या 2025 से 30 फिर से नीतीश? अगर वाकई उनको नवंबर में पता था कि भैया बीजेपी उनको विदा कर देगी, तो क्या वो उस परिस्थिति में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते? या फिर कुछ ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है? क्योंकि एक मुख्यमंत्री, एक सिटिंग मुख्यमंत्री ये कहे कि राज्यसभा जाना उनका सपना था, तो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। कई सारी खबरें आ रही है और आमतौर पर मैंने अपने दर्शकों को बताया भी कि भैया, इस देश की राजनीति की हालत ये हो गई है कि भारत कि विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति, व्यापार नीति, किससे तेल खरीदे, किससे ना खरीदे, ये खबर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर अमेरिका से आती है। और जनता दल यूनाइटेड में क्या होगा या नहीं होगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे या नहीं करेंगे, ये खबर भारतीय जनता पार्टी से आती है। निशांत ने आज सुबह बैठक ली। निशांत कल जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे। निशांत ये करेंगे, निशांत वो करेंगे, वो सब एक दूसरे फेज में हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा क्या है गुजराती लॉबी के पास, क्योंकि मन से तो नहीं माने हैं वो। जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी और मुख्यमंत्री की आवाज से उनका लगाव है, क्या है वो वजह, वो कारण जिसकी वजह से नीतीश कुमार को झुक जाना हाँ, बहुत सारी बातें आपने क्लियर कर दी संतोष भाई। मैं शुरुआत करता हूँ चुनाव से पहले की जो घटना थी, जिसमें अमित शाह पटना आकर ये बोले कि सीएम कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। उसके बाद का घटनाक्रम क्या था ये हम लोगों ने देखा, और तुरंत ही जितने मतलब बिहार बीजेपी के लोग थे उनको ये कहना पड़ा कि नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे नेता है, वो वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी घटना हुई थी टिकट बंटवारे को लेकर के, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, और राजगीर जैसा सीट, रत्नेश सदा सदा की सीट और नंबर ऑफ सीट्स बीजेपी को ज्यादा दे दिया था जदयू के लोगों ने ही। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने क्या किया वो भी सब जग जाहिर है। तो दो तीन बातें हैं कि एक नेता जिसका सार्वजनिक जीवन 50 साल से भी ऊपर का है, जो अपने राजनीतिक जीवन का सर्वोच्च उच्चतम प्रदर्शन कर चुका है इस चुनाव में, 85 एमएलए हैं जिसके पास, 12 लोकसभा के सदस्य हैं जिसके पास, वो क्या इन चीजों को नहीं समझ पाएगा कि नंबर गेम 14 तारीख या 15 तारीख को क्या बन रहा है? क्या उसको इस बात का अंदेशा नहीं था कि अब चूंकि ऐसा नंबर गेम है कि हम कहीं जा नहीं सकते, तो बीजेपी मेरे साथ क्या करेगी? और सबसे बड़ी बात कि क्या कोई ऐसा टर्म एंड कंडीशन, ऐसा कोई डील हुआ था चुनाव से पहले कि आप 3 महीने 6 महीने रहेंगे उसके बाद आप फट जाएंगे? क्या आप, मैं पूछ रहा हूँ संतोष भाई, आपको कोई ऐसी जानकारी है? चूंकि आप पॉलिटिकल फील्ड का काफी गहरी जानकारी आप रखते हैं, आप बताइए। ऐसा तो किसी को नहीं मालूम था। आज कोई भले कुछ कह ले, लेकिन जब इतना आश्वस्त होकर एक व्यक्ति फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, जबकि अगर वो चाहता तो उसी वक्त या उस चुनाव से पहले ही अपने बेटे की एंट्री करा सकते थे, और वो शायद ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि निशांत के जदयू में आने की मांग कोई आज की नहीं है, ये तकरीबन 3 साल पुरानी मांग है। तो
किस बात का इंतजार था इनको, नीतीश कुमार को, इस दिन का, कि जब एक तरीके से उनको मजबूर कर दिया जाएगा कि आप अब जाइए यहां से। तो ये किस तरह का डील है मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि ये जो पावर का ट्रांसफर हो रहा है ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ये मतलब जो एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया होती है कि चलिए इतने दिन अब आप हैं तो अब हम रहेंगे, या ऐसा ऐसा कोई प्रक्रिया मुझे इसमें होता दिख नहीं रहा है। लेकिन दिक्कत यही है कि राजनीति के कुछ ऐसे सच होते हैं जो शायद किसी को मालूम नहीं चलते, चलते भी है तो वो उसको रिवील नहीं कर सकता है। इस केस में भी ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि हुआ है, क्योंकि अन्य कोई ऐसा कारण नहीं है कि इतनी मजबूत स्थिति में आकर एक राजनेता इस तरह से मजबूर हो जाए इन छोटी छोटी शर्तों पर। आपको क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में नहीं रहते हैं, वो दिल्ली चले जाते हैं राज्यसभा, तो निशांत कुमार को कौन आखिर ढोएगा और क्यों ढोएगा? बीजेपी क्यों नहीं, ये आपने बड़ा उनको? सवाल उठा दिया शशि भाई। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जाना, नीतीश कुमार का खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके विदाई लेना, ये सत्ता का एक नॉर्मल हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं है। यानी जो बिल्कुल आप कहना चाह रहे हैं मैं उसको कह देता हूं। आप ये कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग के जरिए बिहार में सत्ता का परिवर्तन किया जा रहा है। कोई ऐसी बात है जिससे नीतीश कुमार को डराकर कुर्सी ली नहीं जा रही है, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जबरदस्ती नीतीश कुमार से छीनी जा रही है। क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, मतलब जब जब यह पूरी प्रक्रिया सामान्य राजनीतिक प्रोसेस में नहीं है तो इसका इंटरप्रिटेशन यही होगा। और पिछले कुछ सालों से जिस तरह से भारत की राजनीति चल रही है, ईडी और सीबीआई और मतलब इस तरह के एजेंसियों के सहारे हर जगह पे ऐसा हुआ है कि अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, और शायद किसी को नहीं मालूम है, बड़े बड़े पत्रकारों तक को नहीं मालूम है। मैं ये कह सकता हूं आपको, ये सच 10-15-20 सालों के बाद शायद उसी भाजपा या उसी जदयू का कोई एक नेता आएगा, कोई पुस्तक लिखेगा या कोई विस्फोट करेगा तो बताएगा कि ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। अभी तो सब सूत्र है और सारे जो है सो बैक डेटेड फैक्ट्स के बेसिस पर अपना अपना एनालिसिस। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या ऐसा कोई फैक्ट आपको दिखा पिछले 6 महीने में जिसके आधार पर इतना बड़ा सत्ता का हस्तांतरण इस तरीके से हो जाए, जहां नीतीश ना कुमार कुछ कुछ तो बोल ऐसा भी है रहा था। जिसको लेकर ये लग रहा है कि वाकई गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर ये लग रहा है कि नीतीश कुमार को मजबूर किया गया है। लेकिन इस शो के माध्यम से थोड़ा बहुत अंदाजा मुझे तो है शशि भाई, लेकिन चूंकि सबूत नहीं है तो मैं इस शो के माध्यम से जनता दल यूनाइटेड के उन दो नेताओं को जिनको पता है इसके बारे में और एक पूर्व अधिकारी है, मैं उनसे ये अपील करूंगा और बाकायदा ये वीडियो मैं भेजूंगा फिर उनके पास किसी न किसी जरिए पहुंचेगा। अगर वो हम तक कुछ सबूत लाना चाहे तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं डंके की चोट पर खुलकर बिना किसी डर के उन तथ्यों को सामने रखना चाहूंगा। लेकिन हम दूसरे फेज पे आते हैं। देखिए आपने कहा देखिए कि निशांत आपने कुमार को आपने नेता जो को नहीं नहीं संतोष भाई आपने जो बात कही इसका एक मोरल वैल्यू भी है। मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य ये है कि जिन नीतीश कुमार ने अपने लिए पिछले 20 सालों में तकरीबन 40 से 50% जनसंख्या का एक वोट बैंक तैयार किया, कास्ट से हटकर, रिलीजन से हटकर, लाखों जीविका दीदियों ने जिन पर भरोसा किया, महिलाओं ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर, अपने पति की मर्जी के खिलाफ जाकर उनको वोट किया और लगातार वोट किया, उनको ये सच जानने का अधिकार है। तो इसलिए जिन 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 भी नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, ये उनका नैतिक दायित्व है कि वो उनको सच बताए कि आखिर हुआ क्या। ये कह देना कि ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल मानने की कहीं कोई बात नहीं है। जी आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, बिल्कुल आपने कहा कि नीतीश कुमार, अब जनता दल यूनाइटेड को निश्चित तौर पर सच बताना चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो शायद नीतीश कुमार बताना नहीं चाहते या बता पाने की हालत में है नहीं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी और नैतिकता ये ट्रेन की दो पटरियों के समान है जो चलते साथ साथ है, लेकिन दोनों कभी मिलते नहीं है। तो इसलिए बीजेपी से नैतिकता की उम्मीद करना बेरामी बहुत ही अपने आप में बेमानी है। लेकिन हम दूसरे पहलू पे जरा बढ़ते हैं। निशांत कुमार, आपने कहा निशांत कुमार को नेता कौन मानेगा।
निशांत कुमार की जिस तरह आपने कहा 3 साल से, बल्कि मैं तो जानता हूं कि पिछले रह कर उनकी छवि जिस तरह से बनाई जाती है कि सादगी पसंद है और ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती है, अचानक कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर उनकी सादगी का गुणगान करने लग जाते हैं, तो मेरे मन में थोड़ी सी शंका उठती है कि कैसी पीआर एजेंसी की सेवा तो नहीं ली गई। लेकिन ठीक है, ली भी गई हो, लेकिन वो उठते हैं, बैठते हैं, चढ़ते हैं, फिर बिठा दिए जाते हैं। आज उन्होंने बैठक की संजय झा के घर पे, और उसके बाद कल औपचारिक तौर पर वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए। लोगों ने, बीजेपी ने खबर प्लांट करवाई कि 2 डिप्टी सीएम बनेंगे जेडीयू के। मैंने डंके की चोट पर कल कहा था कि अगर निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे विद गृह मंत्रालय, यानी विद होम मिनिस्ट्री, और 3 और बड़ी मिनिस्ट्री उनको कद्दावर मिनिस्ट्री देने की बात कही जा रही है। लेकिन ऐसा आपको क्यों लगा कि भाई निशांत कुमार को कोई नेता क्यों मानेगा? क्योंकि अब माने या ना माने, जनता दल यूनाइटेड मतलब नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार अपने बेटे को पार्टी सौंप चुके हैं, इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, कह चुके हैं कि चलाएंगे। संजय झा उनकी पॉलिटिकल जो ट्रेनिंग है वो प्रोसेस वो पूरा कर रहे हैं। क्यों निशांत कुमार जेडीयू नहीं संभाल पाएंगे, आपको ऐसा लगता है, या बीजेपी के सामने टिक नहीं पाएंगे? जनता दल, अगर जनता दल यूनाइटेड होता तो क्या नीतीश कुमार को यह कहने की जरूरत पड़ती कि वो अपने बेटे को, जो जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि बीजेपी से बच के रहना, मुझे तो लगता है नीतीश जी को यह कहना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड के अपने इन इन नेताओं से बच के रहना। जनता दल को भाजपा से जितना खतरा था या है या रहेगा, उससे ज्यादा खतरा तो उसके अपने लोगों से है। और देखिए, नीतीश कुमार बाहर के दुश्मनों से बहुत अच्छे से, इवन भीतर के दुश्मनों से भी उन्होंने बहुत सफाई से जो है लड़ाई लड़ी है, और सबको एक एक जगह पे, मतलब उनको जगह पर पहुंचाया है। लेकिन आज की तारीख में वह व्यक्ति इतनी मजबूर स्थिति में पहुंच गया कि वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा। उसको पता है कि मेरे कौन लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे मेरे साथ रहकर। तो ये तो आप भी जानते हैं, और मीडिया का एक एक, मतलब बिल्कुल जो इंटर्न होगा वो भी जानता होगा, दिल्ली और पटना का, कि जदयू में वो कौन लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं। वो लोग आखिर क्यों निशांत कुमार को मतलब एक नायक की छवि बनने देंगे? वो चाहेंगे कि वो नीतीश कुमार की जगह ले ले। आखिर जरूरत ही क्या है बीजेपी को जदयू की? यहाँ जदयू तो एक बफर स्टेट थी, बफर एलिमेंट था बीजेपी के लिए, सत्ता में आने से रोकने वाला एक एलिमेंट। अब वो खत्म है, तो अब तो सीधी लड़ाई जो है वो बीजेपी की राजद से होगी। इनको आना होगा सत्ता में, ये आएंगे, उनको आना होगा वो आएंगे। इस चीज को 20 सालों से तो नीतीश कुमार नहीं रोका था, जदयू नहीं रोका था, तो वो अब नीतीश पार्ट 2 चाहेंगे क्या? नहीं, तो एक बात आपने जदयू, शशि शशि भाई आपने कहा कि नीतीश पार्ट 2 चाहेंगे क्या, और दूसरी बात आपने कहा कि भाई जेडीयू में कौन कौन लोग हैं। सीधे तौर पर संजय झा जो भाजपा से आए हुए हैं, राजीव रंजन सिंह और प्रलन्न सिंह वो आए गए, लेकिन मूलतः वो जनता दल के परिवार या समाजवादी परिवार से। जिस तरह से संजय झा ने निशांत कुमार को अपने ग्रिप में ले लिया है, राहुल गांधी की भाषा में कहूँ, और जिस तरह से निशांत कुमार संजय झा के घर पर जाकर युवा नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी बगावत हो सकती है, एक बड़ी टूट हो सकती है? आज नहीं तो कल आप कह रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार को सच बताना चाहिए, नहीं बताएंगे वो, बीजेपी को सच बताना चाहिए, नहीं बताएंगे वो, लेकिन आज नहीं तो कल जब जेडीयू की राजनीति में संजय झा बड़े होते चले जाएंगे और राजीव रंजन सिंह और प्रलन्न सिंह किनारे होते चले जाएंगे, तो आज नहीं तो कल वो बोलेंगे तो सही। और वो तो ये बोलेंगे तो क्या बड़ा धमाका होगा उस दिन? वो आपने कहा ना कि वो अंतरात्मा अगर कहीं जागेगी, कुछ खुलासा करेंगे, तो उसका तो इंतजार ही करना है, सबको करना है। भले कुछ भी कयास लगाते रहिए, उसका कोई अभी मतलब है नहीं। तो जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इंतजार ही करना है। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण ये है कि क्या जनता दल यूनाइटेड अब इतना यूनाइटेड रह पाएगी क्या? और अगर नहीं रहेगी तो फिर उसकी हालत भी बिहार में यही उपेंद्र कुशवाहा और लोजपा वाली होगी। इसमें कई सारे फैक्ट हैं कि एक तो बीजेपी क्यों चाहेगी कि भाई नीतीश पार्ट 2 हमको देखना पड़े, झेलना पड़े। तो ये तो बिल्कुल तय है कि वो निशांत को उस लेवल तक पहुंचने नहीं देंगे। ठीक है, आप डिप्टी सीएम बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए, बनाए रखिए एक लंबे समय तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब बीजेपी भी चाहेगी कि हम सीधे लड़ाई में आए, बीच में कोई माने फिल्टर ना हो।
बीजेपी माफ कीजिए, जदयू में टूट हो ना हो, वो पार्टी नीतीश कुमार मतलब जदयू माइनस नीतीश कुमार इज इक्वल टू 0, वहां कुछ बचता नहीं है। बाकी के जो लोग हैं वो या तो भाजपा में जाएंगे या राजद में जाएंगे। कुछ लोग समता पार्टी भी बहुत सालों तक चली थी, कुछ लोगों ने मसाल छाप को जिंदा रखा, मसाल की लॉ को। लेकिन पार्टी लीडरशिप से भी तो चलती है ना, नीतीश कुमार कहां से आएंगे उसके पास? आपको अच्छा, लगता एक है सवाल और सबसे उठ रहा है शशि भाई, एक सवाल और उठ रहा है। राज्यसभा सांसद बनकर वो दिल्ली आ जाएंगे। पिछले 24 घंटे में समाजवादी पार्टी के मुखिया, इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल अखिलेश यादव, 2-3 बार ये बयान दे चुके हैं कि हम लोग तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाकर रिटायर करना चाहते थे, भाजपा वाले उनको राज्यसभा का सांसद बनाकर रिटायर कर रहे हैं। दिल्ली की आबो हवा में बड़ा गजब टाइप की राजनीति घुली हुई रहती है। नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे तो क्या इस बात की 1% भी संभावना है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता उनको साधने की कोशिश करेंगे? 12 सांसद उनके साथ है, और बीजेपी के बारे में, एनडीए गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ बिल्ली के गले में घंटी बांधने की देर है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में एक जयललिता अलग हुई तो सरकार गिर गई। अभी अगर नीतीश अलग होंगे तो चंद्रबाबू नायडू की भी हिम्मत बढ़ेगी, एकनाथ शिंदे की भी हिम्मत बढ़ेगी, और ये 16 टीडीपी, 12 जेडीयू और 7 जो है वो एकनाथ शिंदे, 35 हो जाते हैं। 293 में से 35 हटाते तो 258, यानी 72 से करीब 14 नीचे आ जाते हैं। क्या नीतीश कुमार के दिल्ली आने के बाद जिस बीजेपी जिस खतरे को समझ नहीं पा रही है, क्या ऐसा तो नहीं कि भाई दिल्ली में बाप खेल कर दे और बिहार में बेटा खेल कर दे? मुझे इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा सत्ता हस्तांतरण की जो प्रक्रिया अभी चल रही है बिहार में, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी बड़ी चीज है, कुछ ऐसी बड़ी घेराबंदी है कि नीतीश कुमार चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं, अगर वैसा भी कुछ होता है तो इसके एवज में यही होगा कि उस वक्त तक, तब तक आप निशांत कुमार को छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आप उनको डिप्टी सीएम बनाए रखिए, उनको मान सम्मान देते रहिए, पार्टी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ कि आज की तारीख में क्या वो स्थिति है कि नीतीश जी ये कहें कि हम 12 सांसदों का समर्थन वापस लेते हैं और 12 के 12 सांसद मान जाएंगे, उनमें कोई टूट नहीं होगी, वो भागकर बीजेपी में नहीं चले जाएंगे? क्या इस बात की कोई गारंटी है? जिस तरह से जी, एक बड़ा सवाल शशि भाई, और करीब 36-37 साल पहले बिहार जहां खड़ा था, आप 88-89 का दौर याद कर लीजिए। 89 में केंद्र में सरकार बदल गई, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, लालू यादव सांसद बनकर देश की राजनीति में आए। 85 से 90 के बीच में या 85 से 89 के बीच में राजीव गांधी ने अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण जिस तरह से बिहार में लगातार कांग्रेस के मुख्यमंत्री बदले, भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, जनता दल एक बदलाव के प्रतीक के रूप में आया। जनता दल बहुमत नहीं मिला लेकिन बहुमत के करीब पहुंचा, बाद में कई राजनीतिक दल उनसे जुड़े, सपना दिखाया। वीपी सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, रामचंद्र दास हो, लालू यादव हो, रघुनाथ झा हो, नीतीश कुमार, इन सब ने मिलकर सत्ता में बदलाव के रूप में लालू यादव को लेकर आए। 2-3 साल में ही सब कुछ सामने आ गया। फिर नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बदलाव लेकर आऊंगा। अब जब 2026 में वो छोड़कर जा रहे हैं, बिहार कहां खड़ा है? बिहार ने उन पर भरोसा किया, वो अपनी पार्टी को ही धोखा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने दूसरे नंबर की पंक्ति में कोई नेता खड़ा नहीं किया। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से पहले अपने बेटे को नेता के तौर पर स्थापित नहीं किया, और अब वो अचानक मुख्यमंत्री का पद और बिहार को छोड़कर भी जा रहे हैं। क्या बिहार में एक बड़े राजनीतिक अस्थिरता की या एक बड़े राजनीतिक हंगामे का माहौल बनाकर नीतीश कुमार बिहार के साथ धोखा करके नहीं जा रहे 2026? देखिए, जो जितने शानदार काम नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में किए, जो ऊंचाइयां उन्होंने हासिल की, राजनीतिक मुकाम जो उन्होंने हासिल किया, वो बिहार की वजह से, मतलब मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जो उनके काम है उस वजह से ही किया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपने सही कहा, 90 का बिहार और आज 2026 का बिहार बहुत आगे की चीज है, बहुत आगे बढ़ चुका है बिहार, और विकास के कई ठोस पैमानों पर बिहार आगे बढ़ा है। मतलब ऐसे ऐसे काम हुए हैं जिसका अब और आने वाले 5-10 सालों में और अधिक उसका एक दूरगामी असर दिखेगा। जैसे मैंने
मैं पिछले 3, 4, 5 सालों से इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया था। जीविका दीदियों का जो स्ट्रक्चर नीतीश कुमार ने बनाया था, उसका क्या पॉलिटिकल फलाफल निकला, ये पिछले चुनाव में दिखा। और उसके सामाजिक आर्थिक भी कई पहलू हैं विकास के, महिलाओं को लेकर के है, तो खैर वो तो एक चीज है जिससे कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन अब वो बात है ना कि अक्सर जो बहुत अच्छे तैराक होते हैं वो किनारे में आकर डूब जाते हैं। तो अंत भला तो सब भला हमारे यहाँ माना जाता है। नीतीश कुमार को इस चीज के लिए आगे ब्लेम किया जाता रहेगा कि उन्होंने अंत भला तो सब भला वाला काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि बिहार का मन मिजाज और समाज एक बिल्कुल बाकी देश के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग है। ये आप 90 के बाद से भी देख सकते हैं, खास करके पिछले 14 सालों में भी देख सकते हैं कि या सालों में भी देख सकते हैं, जब बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने बिहार के ओरिजिनलिटी को, बिहार का जो सामाजिक और राजनीतिक चरित्र है उसको बड़ा बचा करके रखा। वो चरित्र, वो बनावट, वो संरचना बचेगी नहीं बचेगी, ये बड़ा सवाल है। विकास वगैरह के मुद्दे पर मैं ज्यादा भी कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि वो बड़ा एक भेग टाइप की चीजें होती है कि कैसे वो आएंगे, क्या करेंगे, उनका एजेंडा क्या होगा, अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करना होगा, अपना संगठन बढ़ाना होगा, या बिहार उनका पहला एजेंडा होगा बीजेपी का अगर कोई मुख्यमंत्री आता है तो। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले चूंकि एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है बिहार इनके लिए, जो कि फुलफिल नहीं हुआ था अब तक, तो इतने लंबे इंतजार के बाद उनको जब बिहार मिलेगा तो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, हड़बड़ाहट दिखाते हैं या कोई परिपक्वता दिखाते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बिहार की मूल विचारधारा है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तौर पर, उसको अगर खतरा पहुंचता है, उसको अगर ठेस पहुंचता है, तो इस सब की सीधी सीधी जिम्मेवारी होगी नीतीश कुमार की कि एक और आपने जिम्मेवारी, क्रिएट किया है। एक और जिम्मेवारी, हम कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री वो तो आगे किसी और स्टोरी में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बिहार के शराब प्रेमियों के लिए, और चूंकि आप दिल्ली में बदलाव और क्रांति के प्रतीक राजनीतिक दल, और किस तरह से फिर वो शराब की दलदल अदालत ने कई मामलों में बरी किया, लेकिन फिर भी वो सवाल तो है। जो भी भाजपाई मुख्यमंत्री बनेगा, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि पहला तो नहीं करेगा, क्योंकि सिंबल उसका जो सिंबॉलिक राजनीति होती है उसका गलत मैसेज जाएगा, लेकिन विद इन 1 मंथ बिहार में शराबबंदी हटा दी जाएगी, और शराब के बड़े बड़े प्लेयर, शराब की बड़ी बड़ी कंपनियों ने बीजेपी में संपर्क साधना शुरू कर दिया। अभी दिक्कत यह है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये उनको पता नहीं। तो पहली बात तो जैसे शराबबंदी हटेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, और दूसरी चीज, शुरुआत तो हालांकि नीतीश के जमाने में हो गई थी, साहब के मित्र अडानी साहब को बड़े बड़े कुछ प्रोजेक्ट और बिहार के कई जिलों में बड़ी बड़ी जमीनें उनको आवंटित की जाएगी, दी जाएगी। बिहार की राजनीति भी अब कॉरपोरेट करप्शन के उसी दलदल में धंसने जा रही है, जिससे मोटे तौर पर कम से कम नीतीश कुमार ने थोड़ा बहुत बिहार को बचा कर। देखिए बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं उसका इशारा मैं समझ रहा हूँ, और वो एक बहुत मजबूत इशारा है कि क्या इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के पीछे वो लीकर किंग्स जो होते हैं, लीकर बैरन जो होते हैं, क्या उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन है, उनकी भी कोई भूमिका है। तो इससे इस वक्त इनकार की कोई जरूरत नहीं है, मतलब हो सकता है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का एक मार्केट है यहाँ। और नीतीश कुमार ने समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा मतलब आर्थिक कुर्बानी दे करके इसको बड़े चतुराई से, बड़ी सहजता से इसको अब तक जो है लेकर वो चले थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि बिहार कंगाल हो गया था या सैलरी देने की नौबत नहीं आई थी, सरकारी नौकरियां बढ़ रही थी, लाखों में नियुक्तियां हो रही थी, मोटे तौर पे सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो हो सकता है, उसकी संभावना भी से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट शिकंजा, जो बात आप कह रहे हैं, बिहार में इसको लेकर के बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन हमेशा से रहा है। बिहार चूंकि एक नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है, एग्रेरियन सोसाइटी है, तो लोग काफी अंदर से चाहते हैं कि यहाँ कॉर्पोरेट आए। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि अभी जो पीरपैंती में या फिर तमाम जगहों पे जिस तरह से मतलब जो
इकोलॉजिकल जो एक कंसर्न होना चाहिए, एनवायरमेंटल जो कंसर्न होना चाहिए डेवलपमेंट के बहाने, वो कंसर्न वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में भी कहीं नहीं है। बिल्कुल, अब और छत्तीसगढ़ आपने में सचिव भाई कहीं बिल्कुल पर सही नहीं कहा, चले जाएंगे, आपने लेकिन सचिव भाई बिहार बिल्कुल में सही ये कहा। बिल्कुल शून्य है। बिहार में मैं ये दर्शक बिल्कुल शून्य है। सुनिए, आपने आपने बिल्कुल सचिव भाई बिल्कुल सही कहा, और मैं दर्शकों को सिर्फ ये याद दिलाऊंगा कि जो अंबानी अडानी, माफ कीजिएगा, अडानी का जो पावर प्रोजेक्ट था, उसकी छोटी से छोटी डिटेल प्रशांत किशोर और आर के सिंह के पास कैसे पहुंची। विधानसभा चुनाव के समय संजय यादव के जरिए तेजस्वी यादव तक कुछ कौन कौन सी शराब की कंपनियां थी जिन्होंने पहुंच बनाई, और नई सरकार बनने से पहले और नई सरकार बनने के बाद, ये पिछले 8-9 महीनों की बात बता रहा हूं, एनडीए गठबंधन में शामिल कौन कौन से नेता थे जो बार बार नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे थे कि भैया शराबबंदी को हटा दीजिए। पब्लिकली भी लगा रहे थे, मिलकर भी लगा रहे थे, नीतीश मानने को तैयार नहीं थे, और अचानक हमें खबर आ गई कि उनको सपना आया किसी दिन कि भैया राज्यसभा में जाना उनका बचा हुआ है, सदन सुशील सदन मोदी के की तरह और भीतर लालू यादव की तरह। सत्ताधारी, सदन के भीतर सत्ताधारी लोगों ने, सत्ताधारी दल के विधायकों ने आवाज उठाया है। आवाज उठाया है। आरएलएम तो आरएलएम के विधायक ने आवाज उठाया है। बिल्कुल, तो ये तमाम सदन के चीजें बाहर दर्शकों लोगों ने से, आवाज हाँ, उठाया। ये तमाम चीजें मैं दर्शकों से कहूंगा कि ध्यान रखिएगा, और फिर थोड़ा बहुत अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिएगा कि नीतीश कुमार के साथ खेला करने में किन किन का हाथ हो सकता है। लेकिन सबूत आएंगे तो और ज्यादा तथ्यों के साथ हम कह सकते हैं। सचिव भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बड़ा सवाल उठाने के लिए, क्योंकि ये सवाल हर बिहारी के मन में है कि इस तरह से विदाई क्यों, और इस सवाल का जवाब हम लोग लगातार तलाशते रहेंगे। हमारे दर्शकों को इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सचिव भाई।